अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल गाज़ा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए एक नए मरहलेवार फौजी मंसूबे का काबीना से मंजूरी तलब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत अगले 5 महीनों में 10 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर किया जा सकता है। ये मंसूबा, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की हिमायत हासिल है, गाज़ा शहर और मरकज़ी मुहाजिर कैंपों पर फौजी हमले से शुरू होगा, जिसमें आबादी की एक बड़ी तादाद को जुनूब की जानिब अल मवासी में नामजद इंसानी हमदर्दी के जोन की तरफ ढकेला जाएगा। ये मालूमात दी टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक है। इसका मकसद हमास के बाकी मानदा मजबूत गढ़ को ख़त्म करना और ग्रुप पर दबाव डालना है, ताकि वो गाज़ा में अब भी यरगुमाल बनाए गए तकरीबन 50 अफराद को रिहा करा सके, जिनमें से तकरीबन 20 के जिंदा होने का ख्याल है। ये तजवीज़ इजराइल की आला तरीन क़यादत की सतह पर अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों के दरमियान सामने आई है। गाज़ा की हुकूमती मीडिया के दफ्तर ने कहा है कि कल यानी चारशंबे को सिर्फ बैन और इमदादी ट्रक इनक्लू में दाखिल हुए, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना दरकार के 500 से 600 ट्रकों से बहुत कम है। दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि अब तक जो कुछ दाखिल हुआ है वो मतलूबा कोटे का 14% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काबिज़ इजराइल तकरीबन 6600 इमदादी ट्रकों के दाखिले को रोक रखा है, क्रॉसिंग्स को बंद रखे हुए हैं और इंसानी हमदर्दी की तंजीमों के काम में रुकावट डाल रहे हैं। इसने यह भी कहा है कि जो इमदाद अंदर पहुंची थी, इसका ज़्यादातर हिस्सा वसी पैमाने पर लूटमार और डकैती की वजह से अपने असल वसूल कुनिंदगान तक पहुंचने से रोक दिया गया, जिसको इसने इजराइल की तरफ से रचाई गई जानबूझकर सिक्योरिटी के इंतशार का नतीजा करार दिया। दफ्तर ने कहा कि हम इंसानी तबाही के लिए काबिज़ इजराइल और इसके इत्तेहादियों को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं। यूरोपीय कमीशन के दूसरे सबसे सीनियर एहलकार ने कहा है कि गाज़ा में इजराइल की जंग नस्लकुशी जैसी दिखाई दे रही है। ये पहली बार है कि इस इदारे के किसी एग्जीक्यूटिव ने यह इस्तेलाह इस्तेमाल की। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर टेरेसा रिवेरा ने पॉलिटिको मैगजीन को बताया कि अगर यह नस्लकुशी नहीं है तो ये इस इस्तेलाह की तारीफ के बहुत करीब दिखाई देती है, जिसे इसके मायने बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जो कुछ देख रहे हैं वो एक मखसूस आबादी को हदफ बनाना, मारना और भूख से मरने के लिए छोड़ना है। जबकि यूरोपीय कमीशन ने पहले भी गाज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजराइल पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, लेकिन इसने अभी तक इजराइल के इक़दामात को नस्लकुशी करार देने से गुरेज किया था। गुज़िश्ता हफ्ते कमीशन ने इजराइल पर गाज़ा में इंसानी बहरान को कम करने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरफ से की गई कॉल्स के बाद इसके परचम बरदार तहक़ीक़ी फंडिंग प्रोग्राम तक इजरायली रसाई को महदूद करने की तजवीज़ भी पेश की। गाज़ा में इमदादी सामान लेने के लिए निकले अफराद पर फायरिंग से मजीद कम से कम 38 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। खबरसां इदारे AP ने मुकामी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि देर अल बला के इलाके में लोग अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फराहम किए जाने वाले खुराक का सामान लेने इन मराकिज़ पर पहुँचे थे, जिनको इजराइल का हिमायत याफ्ता एक अमरीकी इदारा चलाता है। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज का कहना है कि इस वक्त हुजूम पर इंतबाही गोलियाँ चलाई गई जब लोगों ने फोर्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश की। गाज़ा के मुकामी अस्पतालों के हुकाम का कहना है कि 25 अफराद चारशंबे की रात हुए इजरायली फ़िदाई हमलों का निशाना बने। फ़िदाई हमलों के बारे में इस बयान पर इजरायली फ़ौजी की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया। ये ताज़ा हलाकतें एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू मज़ीद फ़ौजी एक्शन के बारे में कोई ऐलान करने वाले और मुमकिना तौर पर गाज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त गाज़ा में जारी इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई पहले ही 20 लाख आबादी रखने वाले इलाके को क़हत की तरफ ढकेल रही है। इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने कहा है कि फ़ौज को गाज़ा में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले किसी भी फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि मुहासरे में रखे गए इलाके पर मुकम्मल कब्ज़े के इम्कान पर बढ़ते हुए अंदरूनी इख्तलाफात की इत्तलात है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा में इजराइल की नस्लकुशी में तोसी के फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए आज जुमेरात को अपनी सलामती काबीना का इजलास बुला रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को शिकस्त देना गाज़ा में कैद यरगुमालियों की रिहाई के लिए पेशगी शर्त है। इजरायली मीडिया ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आला सिक्योरिटी हुकाम ने गाज़ा शहर जैसे गुंजान आबाद इलाकों और पनागज़ीन कैंपों में कत्लेआम में इजाफे के खिलाफ खबरदार किया है, जहाँ बहुत से यरगुमालियों को रखा गया है। गाज़ा और खान यूनिस समेत शुमाली और जनूबी गाज़ा के इलाकों में जबरी नकल मकानी के नए अहकामात जारी किए गए हैं, जहाँ इजरायली फ़ौजियों ने कहा है कि वो लड़ाई का दायरा वसी करने की तैयारी कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू और मुसल्लह अफवाद के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर समेत फ़ौजी कमांडरों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर इस हफ्ते एक इजलास में मुतनबा किया था कि मुकम्मल कब्ज़ा जाल में फंस जाएगा। एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पर इजराइल की नस्लकुशी की जंग के आगाज़ के बाद से कनाडा भर में नफरत अंगेज़ वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है और कुछ इलाकों में
اسلاموفوبیا اور فلسطین مخالف نفرت انگیز جرائم میں 1800% تک اضافہ ہوا ہے۔ یارک یونیورسٹی کے اسلاموفوبیا ریسرچ ہب کی مصنفہ نادیہ حسن کی جانب سے دستاویزی شکل فلسطینی استثناء کے عنوان سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں گزشتہ 21 ماہ کے دوران اسلاموفوبیا، فلسطین مخالف نسل پرستی اور عرب مخالف نسل پرستی میں تیز اور خطرناک اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حسن نے اوٹاوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ اکتوبر 2023 کے بعد کینیڈا نے فلسطینی مخالف نسل پرستی، اسلاموفوبیا اور عرب مخالف نسل پرستی میں اضافہ دیکھا، جو کینیڈین شہریوں کی زندگی اور کام کے بہت سے شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ 16 کینیڈین اداروں کے ساتھ مشاورت، عوامی اعداد و شمار اور میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹورنٹو پولیس سروسز نے 7 اکتوبر اور 20 نومبر 2023 کے درمیان فلسطینی مخالف اور اسلاموفوبیا نفرت انگیز جرائم میں سال بسال 1600% اضافہ دیکھا ہے۔ اعداد و شمار کینیڈا کے مطابق 2023 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں 54% اضافہ ہوا، جبکہ عربوں اور مغربی ایشیائی باشندوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں 52% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمانوں نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد کے مہینے میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں 1300% اضافہ ہوا ہے، جو اس سال کے مقابلے میں 1800% تک بڑھ گیا۔ جاپان میں 2024 میں جاپانی نسل آبادی میں 9 لاکھ سے زیادہ کمی ریکارڈ ہوئی ہے، جو اس وقت تک کی سب سے بڑی کمی ہے۔ جاپان مسلسل گرتی شرح پیدائش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال یہ شرح 9 لاکھ تک گر گئی ہے۔ اگرچہ کئی ترقی یافتہ ممالک کم شرح پیدائش کے مسئلے سے دوچار ہیں، لیکن جاپان میں جہاں گزشتہ کئی سالوں سے آبادی کا گراف مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے، یہ مسئلہ خاص طور پر سنگین شکل اختیار کر گیا ہے۔ وزیراعظم جاپان شیگرو ایشیبا نے اس صورتحال کو ایک خاموش ہنگامی حالت قرار دیا اور اس رجحان کو رخ پلٹنے کے لیے زیادہ لچکدار اوقات کار اور مفت ڈے کیئر سہولیات کی فراہمی جیسے خاندان دوست اقدامات کرنے کا وعدہ کیا۔ سال 2024 میں جاپانی شہریوں کی تعداد 9,08,574 نفوس یا پھر 75% کی کمی سے 12,65,00,000 ہو گئی ہے۔ جاپان وزارت داخلہ کے مطابق یہ کمی 1968 میں سروے کے آغاز سے اب تک کے 16 سالہ عرصے کی بڑی ترین کمی ہے۔ تاہم ملک میں غیر ملکی رہائشیوں کی تعداد 2013 میں تحقیق شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی بلند ترین سطح پر دیکھی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ان ممالک پر بہت زیادہ ثانوی پابندیاں عائد کرے گی جو روسی تیل کی خریداری جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین ان ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جن کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا بیجنگ کو بھی اسی طرح کے اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹرمپ نے چین کے ساتھ جاری تجارتی مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے جواب میں نئی دہلی کی جانب سے روسی خام تیل کی مسلسل فروخت اور منافع خوری کے جواب میں بھارتی درآمدات پر اضافی 25% ٹیرف عائد کیا گیا تھا۔ اس ٹیرف کا اطلاق 21 دن میں ہوگا۔ اس حکم نامے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو روسی تیل درآمد کرنے والے کسی بھی دوسرے ملک کی نشاندہی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ٹرمپ کے اس بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خصوصی ایلچی اسٹیو ٹوکوف کے ماسکو کے دورے کے بعد امریکہ مزید پابندیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد روسی صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق یہ بیان ماسکو میں امریکہ کے خصوصی نمائندے اور روسی رہنما کے درمیان بات چیت کے بعد سامنے آیا جس کو صدر ٹرمپ نے کافی نتیجہ خیز قرار دیا تھا۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت میں ممکنہ اعلیٰ سطح ملاقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیف کے ایک سینئر سرکاری سورس کا کہنا ہے کہ اس کال میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور فن لینڈ کے رہنما بھی شامل تھے۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے آج ایک فون کال میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی شدت سے ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فوری فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہریوں کے تحفظ اور انسانی بحران پر قابو پانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس گفتگو میں دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ شیخ تمیم اور سٹارمر نے مختلف شعبوں میں قطر اور برطانیہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان آج جمعرات کو روسی فیڈریشن کے سرکاری دورے پر ماسکو پہنچ گئے۔ جب صدر کا طیارہ روس کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو روسی فوجی طیاروں نے ان کا استقبال کیا اور اس کی حفاظت کی۔ وینوکوو ہوائی اڈے پر ایک باضابطہ استقبالیہ پروگرام منعقد ہوا جہاں متحدہ عرب امارات اور روس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ اعزازی گارڈ بھی موجود تھا اور روسی حکام نے شیخ محمد کا استقبال کیا۔
शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हमरा एक आला सतह का वफ्द भी मौजूद है, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के कई सीनियर हुकाम शामिल हैं। सऊदी अरब और इराक ने मंशियात की स्मगलिंग और इसकी गैर कानूनी तिजारत का मुकाबला करने के लिए एक मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुफाहिमत की याददाश्त में मंशियात, साइकोट्रैपिक मादों और कीमियाई अज्जा की गैर कानूनी तिजारत से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों का खाका पेश किया गया। इराकी न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि इस मुआहदे में 17 अहम निकात शामिल है, जिनमें इंटेलिजेंस का तबादला, तकनीकी तरबियत क़ब्ल अज़ वक्त, तनबीही निज़ाम और मुश्तरका रोकथाम और निगरानी की हिकमत अमलियों की तरक्की जैसे मुख्तलिफ ताउनी इक़दामात शामिल हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अमरीकी हममनसब पैरेड हैगस ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबर NCSPA के मुताबिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के दो तरफ़ा ताल्लुकात, इन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों और स्ट्रैटेजिक दिफाई शराकत दारी के दायरेकार में इन्हें तरक्की देने के मौके का जायज़ा लिया गया। वज़राए दिफा ने मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर के अलावा खित्ते और दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने एक अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, अमरीकी वज़ीर दिफा के साथ टेलीफोनिक राब्ते में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी का जायज़ा लिया। स्ट्रैटेजिक दिफाई शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़े तलाश किए गए। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने मोबाइल डाटा इस्तेमाल किए बगैर नसक ऐप के तमाम फीचर्स तक मुकम्मल रसाई मुमकिन बनाई है। सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर्स STC, ज़ैन और मोबाइली के ताउन से इस सर्विस का मकसद आज़मीन के सफ़र को आसान बनाना और हज व उम्रे खिदमात के डिजिटल तजुर्बे को बढ़ाना है। वज़ारत के तर्जुमान ने कहा कि मुमलिकत में सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले शहरी, रिहाइश और ज़ायरीन किसी एक्टिव डेटा प्लान या इंटरनेट कनेक्शन के बगैर नसक ऐप की तमाम खिदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें परमिट का इजरा, रिजर्वेशन और ऐप के ज़रिए दीगर डिजिटल सर्विसेज तक रसाई शामिल हैं। अब ज़ायरीन मोबाइल डाटा इस्तेमाल किए बगैर रोज़ा शरीफ, मदीना मुनव्वरा के लिए परमिट, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के टिकट की बुकिंग, नसक मैप के साथ नेविगेट, नसक AI असिस्टेंट का इस्तेमाल, इंक्वायरी या रिपोर्ट जमा कराना शामिल हैं। नसक के CEO इंजीनियर अहमद मेहमान ने कहा है कि यह ताउन आज़मीन और ज़ायरीन के लिए डिजिटल तजुर्बे को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है, जो इन्हें हज, उम्रे या रोज़े शरीफ के लिए इनके विजिट में सहूलत फराहम करता है। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी के इक़दाम जारी रखे हुए हैं। यमन, सूडान और पाकिस्तान में नए तरक्याती और फौरी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए गए। शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सोसाइटी की एक तंजीम के साथ मुश्तरका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पर दस्तखत किए हैं, ताकि सूबे के इंतहाई गरीब ख़ानदानों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद की जा सके। SPA के मुताबिक इस मंसूबे से तकरीबन 2500 ख़ानदानों के 17,500 अफराद और बिलवास्ता तौर पर 88,000 अफराद को फ़ायदा पहुँचने की तौक़े है। मुआहदे पर शाह सलमान मरकज़ के असिस्टेंट सुपरवाइज़र जनरल बराए ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स इंजीनियर अहमद बिन अली अलबिज़ ने दस्तखत किए। ये मुआहदा खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों में फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगा। कुवैत की वज़ारत समाजी उमूर ने ऐलान किया है कि गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में इसकी हंगामी इंसानी इमदादी मुहिम इख्तिताम पज़ीर हो गई, जिसमें 3 रोज़ा मुहिम के दौरान कुल 61,46,078 दिनार यानी तकरीबन $21 मिलियन जमा किए गए। वज़ारत के तर्जुमान यूसुफ सैफ ने कुवैत न्यूज़ एजेंसी को बताया कि यह मुहिम, जो वज़ारत ख़ारजा, कुवैत हिलाल अहमर सोसाइटी और मुतअद्दिद कुवैती खैराती अंजुमनों और फाउंडेशन के ताउन से शुरू की गई थी, मुल्क भर से वसी शिरकत और फराग दिलाना अतियात की गवाह है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़े अतिया दहिंदगान में से एक जनरल सेक्रेटरीट ऑफ इंडोमेंट्स था, जिसने कुवैत आपके साथ है गाज़ा को जवाब के नारे के तहत शुरू की गई इस मुहिम में 5 लाख दिनार का अतिया दिया। वज़ारत के इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए 63,501 अफराद की तरफ से कुल 25,15,795 दिनार यानी तकरीबन $8.25 मिलियन जमा हुए। अहम अतिया दहिंदगान में से पेशेंट्स हेल्थ फंड ने 4,76,000 दिनार का अतिया किया है। डायरेक्टर एड सोसाइटी ने 13 लाख कुवैती दिनार अतिया किए, जबकि इस्लामिक हेरिटेज रिवाइवल सोसाइटी ने 2,35,440 दिनार का अतिया दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर आयत 25% इजाफी टैरिफ के बावजूद हिंदुस्तान मुजवज़ा तिजारती मुआहदे पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया कि हिंदुस्तान 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदा करेगा, लेकिन ज़राअत, डेयरी और खाम तेल पर पीछे नहीं हटेगा।
اطلاعات کے مطابق امریکی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا چھٹا دور رواں ماہ کے آخر میں 25 اگست سے شروع ہوگا۔ مذاکرات میں کامیابی کی امید ہے، جبکہ امریکہ نے تجارتی معاہدے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے 25% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکہ اور بھارت دونوں مذاکرات میں پیش رفت کی امید کر رہے ہیں، تاہم بھارت زراعت اور ڈیری کے شعبے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ روس کے صدر پوٹن امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے درمیان ہندوستان آ رہے ہیں۔ آج جمعرات کو ماسکو میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوئل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روسی صدر پوٹن اس سال کے آخر میں ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ روسی صدر کے دورے بھارت کی خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روسی تیل کی خریداری سے ناراض امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ روسی خبر سے ایجنسی انٹرفیکس نے قبل ازیں اجیت ڈوئل کے حوالے سے کہا تھا کہ صدر پوٹن اگست کے آخر میں ہندوستان کا دورہ کریں گے، تاہم بعد میں خبر میں ترمیم کرتے ہوئے ایجنسی نے کہا کہ صدر پوٹن 2025 کے آخر میں ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔